आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए, जब व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक के लिए कोई ना कोई मार्ग का चयन करता है कि मैंने लक्ष्य बनाया है और उसे प्राप्त करना है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि अगर लक्ष्य भेदना, अपने गोल्स को प्राप्त कर लेना इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। मेहनत कहाँ लगती है, समस्या कहाँ आती है कि चीज़ें कम हैं और चीज़ें प्राप्त करने वाले बहुत सारे हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि चीज़ें कम हैं, जो आपको चाहिए है वो चीज़ बहुत कम है और लेने वाले बहुत सारे। आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आज उनसे बात करते हैं। आप लोगों में से कितने जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा इसमें से डॉक्टर या नीट के लिए कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? और इसके अलावा सीए, कैट, आईआईटी, कोई नहीं। इंजीनियरिंग के लिए आप लोग प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्य आपका है, सीट लेकिन लिमिटेड है। तो आप लोग हेक्टिक में आ जाते हो कि अब क्या होगा, हमें नहीं मिली तो। सबसे पहली बात है, आप एजुकेशन को एजुकेशन ना माने, एजुकेशन को अपनी हॉबी बनाएं। जो स्टडीइंग्स है उसको आप अपनी हॉबी बनाएं कि ये मेरा पैशन है, कि मुझे पढ़ना है बस। कई लोगों के कई शौक होते हैं। जब आप किसी का बायोडाटा वगैरह देखो तो उसमें लिखा रहता है हॉबीज, तो उसमें लिखा रहता है फिल्म, रोमिंग हियर एंड देयर, हिल स्टेशन। जो अपनी हॉबी लिखता है व्यक्ति, रीडिंग, तो ये उसकी हॉबी है। अगर व्यक्ति हॉबी पर काम करे तो सक्सेसफुल होता है, अथवा वो काम वही करे जो उसकी हॉबी हो। बात समझना। एक व्यक्ति केवल 100 मीटर दौड़ता है, यहां से गेट, गेट से वापस, केवल वो 100 मीटर दौड़ा है और उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। और गोल्ड मेडल अकेला नहीं मिला, विश्व में नाम हो गया है। उसने किया क्या है बताओ जरा? केवल वो 100 मीटर दौड़ा है, केवल 9 सेकेंड्स की दौड़ है, लेकिन वो 9 सेकेंड दौड़ने के लिए वो सालों नहीं सोया है। वो सालों नहीं सोया। आप लोगों के पास तो बहुत सारी सीट हैं, ओलंपिक में जाने के लिए तो और लिमिटेड है। तो आपके पास एम है, लक्ष्य है। सबसे पहले ये सोचिए कि लक्ष्य आपका है कि आपको दिया गया है। अगर आपको दिया गया है तो थोड़ी कठिनाई है, आपने लिया है तो हो जाएगा। अगर वो लक्ष्य आपने लिया है तो निश्चित मानना हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि जरा ऊपर महाराज जी के कक्ष में हमारा फोन रह गया, उठा के लाना। आपको लगेगा अरे यार अब इतना ऊपर कौन जाएगा। और अगर आपका छूट जाए तो उससे डबल स्पीड से आप जाओ, क्योंकि वो लक्ष्य आपने बनाया, आपको दिया नहीं गया। पहले देखें कि आपके ऊपर ये पढ़ाई दी गई है, कर रहे हैं आप पढ़ाई, ये दी गई है कि आप कर रहे हैं। कितने परसेंट में है जो आप कर रहे हैं, कितने परसेंट में आपको दी गई है, पहली चीज। अब जिन जिन लोगों ने पढ़ाई ली है उनसे बात करते, जिनको दी गई है वो अब मान ले कि हमने ले ली है, अथवा आपका जो लक्ष्य हो उस ओर जाना। अब जिन जिन को पढ़ाई का लक्ष्य जिन्होंने बना करके लाए हैं, एजुकेशन को एंजॉय करना सीखो। आपसे ज्यादा शायद जैन मुनि पढ़ते हैं। आप लोगों की बुक्स लिमिटेड हैं, इनकी बुक्स अनलिमिटेड हैं। और विशेष बात यह है कि हमारी फील्ड में पढ़ने के साथ साथ नया लिखना भी है। मतलब हम स्टूडेंट भी हैं और हम टीचर भी हैं। और अभी आप सिर्फ स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रास्ता ज़्यादा कठिन है, लेकिन हम उस कठिन रास्ते को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते मतलब हमको पढ़ना है। ये किसने कहा कि बस नीट 1 साल का ही है,
इंजॉय करके पढ़ाई करो ना। हमको 5 साल में पढ़ना है। इंजॉय से मतलब यहाँ रिवर फ्रंट घूमने से नहीं है। इंजॉय से मतलब पढ़ाई को इंजॉय करो। जो आप पढ़ रहे हो ना उसको इंजॉय करके पढ़ाई करो। अभी पिछले दिन छात्रावास में रिद्धि सिद्धि में मैंने एक बात कही थी, उसी को थोड़ा सा दोहराता हूं। हर किसी की एक फेवरेट मूवी होगी या एक कॉमन मूवी जो आप सबने देखी हो। शोले फिल्म कितने लोगों ने देखी है? मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी शोले फिल्म। तो अगर वो वहां का एक डायलॉग आता है कि कितने आदमी थे, आप ध्यान से सुनना, आप सब आंख बंद करो, मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं, कितने आदमी थे। पिक्चर याद आ गई? ये डायलॉग किसने बोला था? गब्बर ने। किसके लिए बोला था? अपने जो साथ के 2 आदमी थे उनके लिए कहा था। फिर एक मैं डायलॉग और बोलता हूं, मौसी जी। तो आपको सीन दिख गया कि पानी की टंकी पर हीरो खड़ा है और शराब पी करके एक्टिंग कर रहा है। सही है? मतलब आपकी जो स्टडी है, जो आप फिल्म देख रहे हो, उससे स्टडी करना सीखो। हमने जैसे ही कहा कि कितने आदमी थे तो आपको पूरी फिल्म का नाम याद आ गया, उसके हीरो हीरोइन सारे पार्ट याद आ गए, स्टार्टिंग से एंडिंग, कि ठाकुर ने तो तिजोरी खोल के दिखा दी है। तो मतलब इतने से शब्द से आपको पूरी फिल्म याद आ चुकी है। स्टडीज भी ऐसे करें। कैसे करें? 2, 4, 6, 8, 20 पेज का चैप्टर क्यों ना हो। ये पढ़ाई की बात सबके लिए है, हम साधुओं के लिए भी और आपके लिए भी। चाहे कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको आप अपनी भाषा में एंजॉय करके पढ़ें। फिल्म याद है कि नहीं? नहीं है याद? शोले फिल्म याद आ गई ना आप लोगों को पूरी? जिनने देखी है पूरी फिल्म याद आ गई। बस इतना ही समझना है। अब जिसने शोले नहीं देखी उसने जिंदगी में क्या किया होगा फिर? चलिए, स्टडीज भी ऐसे करें जैसे माना कि आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपनी बुक्स के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं कि एक लाइन में पूरे नोट्स से याद आ जाएं। एक 4 पंक्तियों में आपको वो पूरे नोट्स याद आ जाएं। जैसे ही कोई बोले लंग्स, तो लंग्स बंद करके आंख, आपको पूरा चैप्टर दिखना चाहिए, पूरी स्क्रीन में आना चाहिए। देखिए आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर का बाप है, क्योंकि कंप्यूटर को इसने बनाया है। इस दिमाग में 1 लाख से अधिक हार्ड डिस्क की स्टोरेज आपके दिमाग में है, लेकिन आपके पास वो स्टोरेज की बटन नहीं है, आप खोल नहीं पा रहे हो। खोलो। कैसे खोलें? आप परमानेंट मेमोरी में रखना चालू करो। बस शॉर्ट नोट्स बना के, कि जैसे आपके डेस्कटॉप जो होता है लैपटॉप का होता ना, उसमें आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, तो आप बाहर एक फोल्डर बना लेते हो, उसमें सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हो अलग अलग फोल्डर में। आपके लैपटॉप में, फोन्स में गाने भी होते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स भी होती हैं, कुछ फोटोज भी होती हैं, गैलरी भी होती है। तो जैसे ही आपने नोट्स वाला सेक्शन को क्लिक किया, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपके नोट्स आते हैं, देखते जाना। फिर आपने उसमें टच किया फिजिक्स, तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज, बुक्स, राइटर सब आ गए। सही है कि नहीं? यही आपको फोल्डर्स अपने दिमाग में बनाना है। जैसे ही अपन अपने दिमाग में सोचें, ये फोल्डर बनाया मैंने, फिजिक्स की बुक दिखना चाहिए, और वो फिजिक्स की बुक दिख जाए, फिर आपको सेकंड फेज, मुझे ये चैप्टर जाना है। देखो दिख रहा है? दिख रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये प्लानिंग की बुक थी, ये मेरे ऐसे नोट्स थे, मैंने इन पेज में नोट्स बनाए थे। जबकि नोट्स बनाए हमको 17 साल हो गया है, लेकिन हमको दिख रहे हैं क्योंकि हमने बनाए थे ना। तो आपको अपने नोट्स बनाना चाहिए आंख बंद करके। बुक को पढ़ो मत, बुक की स्कैनिंग करो। आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, आप चाहें अगर तो पूरे विश्व के एक एक गली को, एक एक नक्शे को गूगल से अच्छा देख सकते हैं। बस आप एक बार फोटो खींच के रख ले। आप लोगों में से कोई सम्मेद शिखर जी गया है? गए ना? जो सम्मेद शिखर जी गए या किसी भी तीर्थ क्षेत्र गए हों, सम्मेद शिखर जी गए हो तो आंख बंद करके एक बार देखो, स्वर्णभद्र टोंक दिख रही क्या? भगवान पारशुनाथ की टोंक दिख गई?
आप ऊपर चढ़े हो जिस कपड़े को पहन के, वो दिख रहा है क्या अभी? हाँ, क्योंकि आपने उसको, उस दिन को जिया है। आप अपनी स्टडीज को एंजॉय करें। आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, आज केमिस्ट्री पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज मुझे 2 पेज पढ़ना है बस। आपकी बुक में माना कि 500 पेज हैं और आपके पास 100 दिन है, आपको हर दिन मात्र 5 पेज ही तो स्कैन करना है। सिर्फ स्कैन करो, ऊपर का टॉपिक, अंदर का मैटर। पूरी बुक जो होती ना, पूरी पढ़ने लायक नहीं होती। हमारी भी प्रवचन अभी 1 घंटे हो जाएंगे, उसमें से 30 सेकंड की रील डलेगी, तो उसमें से शॉर्ट निकाला जाएगा। यही करना है आपको। क्या करना है, अपनी बुक्स का शॉर्ट नोट्स बना करके स्कैन करके रखना है आंख में। आज आपको रात का होमवर्क देता हूं, जो सबसे कठिन टॉपिक हो आपकी लाइफ का, उसको उठाना, उसको पढ़ना, उस टॉपिक को पढ़ना, स्कैन करना अपनी आंख में, एक बार पूरा रीड करना, जो जो हाईलाइट करना हो उसको देख के पढ़ना। आप लोग कैसे पढ़ते हो? एक बुक देना कोई भी, हाँ, जैसे आपकी माना कि सब्जेक्ट की बुक है, तो जैसे आपको एक लाइन याद करना है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये मैनेजमेंट की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो जैसे अपन ने पढ़ा तो याद करना है। स्टार्टिंग के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट 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 इज गेटिंग, ऐसे याद ना करें। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। उसी लाइन को 15 बार देख के पढ़ें, आंख बंद करके ना पढ़ें। जब 15 बार देख के पढ़ें, 5 बार बिना देखे बोलें, वो आपकी स्कैन हो चुकी है। आप याद करो, एग्जाम टाइम पे कोई क्वेश्चन भूल जाओ और जैसे ही आपको एक शब्द याद आता है तो पूरी वो आपके नोट्स, पूरी बुक, पूरी कॉपी सब याद आ जाती है। दिमाग के अंदर वो फोटो है, शब्द नहीं है दिमाग में आपके पास, दिमाग में आपका पूरा पेज स्कैन है। ये सबसे पहली चीज याद करने के लिए बेस्ट। लेकिन ये तब होगा जब आपका दिमाग लोड नहीं लेगा। पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई अकेली ही नहीं करना, जीवन को भी बनाना है। डिग्री जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप ज्यादा जरूरी है। और एक बात कहता हूं, डिग्री, करियर, पैसा, ये सब जरूरी नहीं है। आप और आपके अंदर आपका धर्म होना, ये ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई भी और ये भी। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब ये कैसे समझे कि हमारा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। आप लोग कितने बजे पढ़ाई करते हैं बताइए? आपकी कोचिंग्स की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से शाम को दोपहर के 2-3 बजे तक, मतलब ऑन एन एवरेज 8 से 3, ये आपका टाइमिंग है। इसके बाद आप क्या करते हो? थोड़ा सा फ्रेश होते हो, सोते हो, अपना रूटीन बदलें। कितने बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं 12 से 4, 12 से 3? अच्छा, कितने हैं जो 3 से 6 पढ़ते हैं? अब आप सुनिए, आप ये जो सामने गार्डन है ना, ये जो सामने गार्डन दिख रहा है ना, मंदिर है, इसके आप 25 चक्कर लगाओ इस मंदिर के। कितने? दौड़ के। और 25 चक्कर लगाने के बाद आना और बुक खोल के पढ़ना। पानी मांगोगे, हाँपोगे कि याद करोगे? बोलो। तो जो वो बुक खोल के उस समय बैठा है बच्चा, यहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी दौड़ के जाओ, एग्जाम के समय कॉलेज दौड़ के जाओ और फिर पढ़ो। गरम है दिमाग, पढ़ नहीं पाओगे। यही चीज सीखिए, यही चीज सीखिए। क्या करना है? नींद जितनी अच्छी होगी, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। इसका यह मतलब नहीं कि 12-15 घंटे अपन सोए। नींद से मतलब आप जब नींद लेना है तब नींद लें। ये जो आपका फोन है, ये आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली स्टेटस डालते हैं फोन में? नहीं डालते स्टेटस कि आज हम यहां हैं? डेली कुछ ना कुछ स्टेटस डालते हैं।
हाँ, अच्छा, उसके अलावा क्या डालते हैं? डेली नहीं डालते। आप लोगों में से देखो, फोटो खींची जाती है 25 और डलती वही है जो नकली होती है, असली वाली कोई नहीं डालता। सिलेक्ट करते ना आप लोग। अब बात को समझें, आप रात को 9 बजे सोएं, 9 से 3, 9 से 4 सोएं, 6 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा ना सोएं। इसके बाद जो इन 10 से 4 बजे तक का टाइम है, 9 से 3 बजे तक का टाइम है, ये सोने का ही टाइम है। इसमें सोएं, फिर इसके बाद 3 बजे उठें, पहले मुंह में पानी मारें ताकि नींद ना आए, फिर आप पढ़ने बैठें। हो सकता है 3-4 दिन आपको रूटीन में लगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दिन भर के आप थके हो, कोचिंग का आपने पढ़ा है, और इसके बाद घर का फ़ोन आ गया, कोई काम हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो गई, आप लोग जा रहे थे, रिक्शा पंचर हो गया, ऑटो पंचर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो आपके दिमाग में रहती है। अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो वो चीज़ चलती रहेगी, तो आपकी जो मेमोरी है वो पहले से भर चुकी है, आज का स्टॉक पूरा हो चुका है। अब वो आप आगे कैसे भरोगे? विश्राम। 9 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ो, होमवर्क करना है करो, विश्राम। 3 बजे 4 बजे से उठ के आप 6 घंटे आपकी मशीन रहेगी, रुकी रहेगी, फ्रेश हो जाएगी, फिर आप पढ़ोगे तो 3 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होगी। मैं बिजनेस करता था, और जब मैं बिजनेस करता था दुकान मंगल करके सीधा पढ़ने नहीं जाता था। पहले 3 घंटे 4 घंटे अपन सोएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग को शांति चाहिए। अगर यही बात मैं इतनी जल्दी बोलूं कि इतनी जल्दी बोलूं, आधा घंटे की जो बात हो 5 मिनट बोल के खत्म कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आधा घंटे की बात 5 मिनट में बोल दूं तो समझ में, दोनों वाक्यों में अंतर आ गया ना। ये माइंड को रिलीव करें, इंजॉय करें, स्टडी को इंजॉय करें, पढ़ें ना उसको एज अ बुक रीड करें, उपन्यास मान लें। कोई कहानी पढ़ते ना अपन लोग, कहानी की बुक मान लें, ये तो चैप्टर्स है तो बस को समझना ही तो है बस। जितना आप समझेंगे उतना अच्छा। देखो आप, एक चाइना के स्कूल का मैं आपको पैटर्न बताता हूँ पढ़ने का, और बच्चों को बचपन से ही स्कूल में ले लेते हैं। बच्चा क्लास, वहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं है, 500 बच्चे लेते हैं तो उन 500 बच्चों के साथ 500 टीचर रहती है। ध्यान सुनना, एक एक बच्चे को वो गढ़ते हैं। कैसे गढ़ते हैं? बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं, स्कूल में जाना है, जहां जाना है आओ, आना है आओ, बीच क्लास में जा सकते हैं। तो बीच क्लास से बच्चा उठा, बाहर जाके बेंच पे बैठ गया, और वो एक पेड़ की पत्ती से खेल रहा था। तो टीचर उसके पीछे गई, बेटा दिस इज कॉल्ड लीव, ये स्टेम होती है, वाटर, पेड़ जो यहाँ से पानी लेता है, और ये लीव यहाँ से सन की रोशनी लेती है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ले छोड़ती है, और ये ऑक्सीजन, ये सब कुछ सिस्टम बता दिया उसको। मोबाइल वहीं टैबलेट लेकर के देखो, ये लीव तो यही है ना, हाँ। अब उसका इंटरेस्ट जाग गया। प्रैक्टिकल पढ़ाई करें। क्या करें? प्रैक्टिकल पढ़ाई करें। ये ना सोचे कि एक बार में सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, बहुत सारे प्रोग्रामिंग करके रखे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। हम भी बिहार करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हैं कि शाम को 15 किलोमीटर चलना है, नहीं पहुंच पाए तो 13 किलोमीटर में कुछ है क्या, जल्दी पहुंच गए तो 17 किलोमीटर में कुछ है क्या, 2 और चल लेंगे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आप जो जो आईआईटी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो, प्लान लेके चलें कि मेरा फोकस तो प्लान ए पर ही है, अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो मेरे पास प्लान बी है। ये प्लान बी से क्या होगा? प्लान बी से आप निराश नहीं होगे। जितने बड़े व्यक्ति हैं वो एक बार निराश जरूर हुए हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने वाले लोग हैं, एक बार उनको धक्का मार के नौकरी से निकाला गया है। कैसे हो गया उनके साथ ये? उनके पास प्लान बी था तो वो जीवित हैं, प्लान बी नहीं होता तो वो मर जाते हैं। आपके पास प्लान ए बी सी है कि नहीं? जो नीट कर रहे हैं, प्लान बी क्या है? नहीं है तो खोजिए, प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए। ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा कर लेंगे। जैसे कि
आप लोगों में से कोई एक डॉक्टर बन गया, माना कि इंजीनियर बन गया, आईआईटी क्रैक कर लिया और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में काम कर रहा है, ठीक, और अच्छी बात बताते हैं, उसको 50 लाख का पैकेज है, फर्स्ट पैकेज, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मैं अभी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, और आपके शादी तो आप करोगे, वैराग्य तो है नहीं, शादी आपने करी और आपकी शादी ऐसे लड़के से हुई जिसकी 500 करोड़ की कंपनी है। अब आप मुझे बताओ कि वो 500 करोड़ का मालिक आपको 50 लाख की नौकरी करने देगा कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिक बनना ज्यादा श्रेष्ठ है। जो आपके पीछे 20 नौकर लगा के रखा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी का यूज कर रहा है, वो क्यों नौकरी कराएगा 50 लाख रुपए की? और नौकरी करना फिर मूर्खता है, क्योंकि जीवन आनंद से जीने के लिए, खुश होकर के जीने के लिए तो अपन पढ़ रहे हैं ना। अब आपके मन में आ रहा होगा हमारी डिग्री का क्या होगा, हमने इतनी साल मेहनत की है, हम अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे? कोई बात नहीं, एजुकेशन नौकर बनने के लिए नहीं की जाती, एजुकेशन मालिक बनने के लिए की जाती है। ऐसी कंडीशन आ गई तो कोई बात नहीं, उसकी कंपनी में एक ऑफिस हमारा भी होगा, हम मालिक बन के बैठेंगे, हम एक अलग से सेक्शन खोलेंगे, हम कंपनी खोल लेंगे, मालिक तो बन सकते हैं। माना कि आपने आईआईटी की और क्रैक नहीं हुआ, माइनस पहले सोचना। एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो कोई सामान खरीदने जाता है तो पहले देखता है कि 50 रुपए का है, 80 का बिक जाएगा, और 80 का नहीं बिका तो ये 40 रुपए में बिकेगा कबाड़ में, चलो ठीक है 10 का नुकसान सह सकते हैं। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिल बड़ा रखना पड़ेगा, जिगर बड़ा रखना पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप लोग। जो लोग नौकरी करने के बाद बिजनेस करते हो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते ज्यादा, क्यों? वो छोटी सोच लेके चलते हैं, और नौकरी करने के बाद जो बिजनेस करते हैं और सोच बड़ी रखते हैं, बड़ी रिस्क लेते हैं, वो जीत जाते हैं। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क नो रिस्क नो गेन। तो ये समझें, पढ़ाई को लोड ना लें। अब कोई अगर आपसे बोल दे कि तुमको करना ही है, सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या मुंह दिखाएंगे? ये मुंह है यही दिखाना। आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं हुई तो नहीं हुई। देखो मेरे पापा ने बिजनेस खोल के दिया हमको, पंडित जी, और उन्होंने बोल दिया बेटा जब तक तुम्हारी इच्छा है पढ़ो, दुकान पे बैठना है, नौकरी तुमसे कराएंगे नहीं। तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़ते थे कि चलो अपन को क्या करना, हो गई पढ़ाई तो हो गई, नहीं तो दुकान तो है ही। प्लान बी, पिताजी ने बोला अगर तुम्हारी दुकान नहीं खोली तो प्लान सी, हम खुद दुकान खोलेंगे। तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़ते थे, कोई स्ट्रेस नहीं था हमारे पास, कोई स्ट्रेस नहीं था। हमारे साथ एक लड़का था अशोक नाम का, उसके पिताजी जॉब करते थे। वो कहते थे बेटा तू फेल हो गया तो तेरी जिम्मेदारी स्कूल में चपरासी बनना, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो बेचारा टेंशन में रहता था, टेंशन में वो इंग्लिश में फेल हो गया। और हम स्ट्रेस फ्री थे, हमने स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, हमने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। स्ट्रेस फ्री रहो, पढ़ाई करना है, इंजॉय करना है पढ़ाई को, लेकिन स्ट्रेस फ्री रह करके। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आपकी पढ़ाई होते 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 बीच में किसी कारण से छूट गई, कोई बात नहीं, हमने अटेम्प्ट तो किया। अरे जो गिरा है इसका मतलब चला था, जो कभी गिरा ही नहीं इसका मतलब वो चला ही नहीं। चला ही नहीं है तो गिरेगा कैसे? अगर कुछ आपको फेलियर्स मिल रहे हैं इसका मतलब आप कर रहे हो, और फेलियर्स मिल रहे हैं मतलब थोड़ा परिश्रम कम है। इस बीच में एक बात और आती है, सक्सेसफुल होने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूलाज बनाते हैं ना आप लोग, फॉर्मूलाज, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बचपन के फॉर्मूलेज याद होंगे आप, है ना? ऐसी फॉर्मूला बनाए, क्या? परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं परिश्रम को? हार्ड वर्क एंड गुड लक इज इक्वल टू सक्सेस। एक भी हटा दोगे तो आप
सक्सेस को प्राप्त करना है, दो चीजें चाहिए, एक हार्ड वर्क और एक गुड लक। अभी हार्ड वर्क तो आप सीख गए हो, उस हार्ड वर्क के लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग जिनको स्पोर्ट्स पसंद है? अच्छा, कितने जिनको म्यूजिक पसंद है? चलिए, दिन में आपको 15 मिनट देना चाहिए, 15 मिनट देना चाहिए। मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है, तो मैं दिन में 10 मिनट खुद को कविता लिखने के लिए देता हूँ। वो मेरा पैशन है। प्रवचन करता हूँ आपके लिए, ग्रंथ लिख रहा हूँ आगम के लिए, लेकिन मुझे कविता पसंद है लिखना। और मेरी कविताएं मेरे साथ, जो मेरी कविताएं हैं वो मेरे साथ ही जाएंगी। मेरे जाने के बाद ज़्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। क्षमा सागर जी भी लिखते थे कविताएं, और उनके जाने के बाद 10, 20, 50, 100 साल, 150 साल बाद वो कविताएं भी चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने वो खुद के लिए लिखी थी, तो उस खुद के आनंद में थे। तो दिन में 15-20 मिनट खुद के आनंद के लिए भी दे, एंजॉय। आपको गाना सुनना पसंद है, गाना सुनो। कोई मूवी का सीन देखना पसंद है, 15 मिनट उसको दो। अपने दिमाग को खुशी देना भी सीखो, लेकिन वो खुशी गलत रास्ते की ना हो, ठीक है? अब इसके बाद मस्तिष्क को ठंडा रखें। कोई अगर मैडम पढ़ा रही है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आए दो, हम दोबारा पढ़ेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बचपन में दुआ पढ़ा था कि एक कुआं है, उसमें रस्सी वहीं वहीं बार बार जा रही है, तो वो जो पत्थर है वो भी घिस गया। ये जो पत्थर की डिजाइनें दिख रही ना आपको, ये जो ऊपर हमारे सामने पत्थर की डिजाइन लगी है, ये जो डिजाइन है ये ऐसी बनी बनाई थी, कारीगर ने घिस घिस के बनाई है। आपको भी घिसना पड़ेगा तो वो डिजाइन यहां बनेगी। ये हो गया आपका हार्ड वर्क। सेकेंड फेज, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? अब गुड लक कहां से आ जाए, कम प्रयास में भी ज्यादा चीजें मिल जाए। देखो, आप जो लोग पुरुषार्थ बड़े करते हैं और सक्सेस नहीं होते, उनके पास गुड लक नहीं है। फॉर्मूला ध्यान रखना आप, हार्ड वर्क प्लस सक्सेस और गुड लक इज इक्वल टू सक्सेस। जैसे आप लोग वो खाना नहीं बनाते, खाना खजाना में जो टीवी में और वो पेपर में आता था कि ये डिश बनाने के लिए 1 टीस्पून नमक, इतना वेजिटेबल ऑयल लगा देते ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, गुड लक कैसे प्राप्त करें। अगर आपके पास गुड लक यानी पुण्य है, कम पुरुषार्थ में भी बड़ी चीजें मिलेंगी, कम पुरुषार्थ में भी बड़ी चीजें मिलेंगी। गुड लक होना चाहिए। गुड लक के लिए 2 चीजें, एक बाहर की, एक अंदर की। बाहर की चीज के लिए निमित्त चाहिए, यानी कारण चाहिए। पंच परमेष्ठी भगवान, आपके परमात्मा आपके गुड लक के लिए निमित्त है। आ रही क्या बात समझ में? आपके परमात्मा, जितना आप उनके पास जाओगे उतना गुड लक लेके आओगे। ऐसा कोई मंदिर या भगवान या कोई ऐसा जिसके पास बैठ के सुकून मिलता हो, वहीं रहना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर आओ। मेरा कहना है कि भले ही 5 मिनट लगे, अभिषेक देख करके पूजन करके जाना। इन शॉर्ट, जैसे चौके में पूजा नहीं करते महाराज जी की, कैसे? देखो, आप लोग को 8 बजे जाना है अगर, तो आधा घंटे का टाइम, देखो जितना अधिक टाइम आप यहाँ गुड लक के लिए दोगे उतना आपको मेहनत कम करना पड़ेगी। कई लोगों के लिए ऐसा मिलता है कि द्वार खुले हैं, गेट खुले ही हैं, कई लोगों को गेट ठोक ठोक के खोलना पड़ता है, खुलते ही नहीं है। द्वार अगर खुले मिले तो क्या बात है। मतलब आप एग्जाम देने बैठे हो और रात को आपको क्वेश्चन पेपर मालूम चल जाए तो कितना बड़ा गुड लक है। हमारे साथ कई बार हुआ कि हम एग्जाम देने के लिए गए, जाने वाले थे, मैंने किसी हार्ड वर्क के साथ गुड लक, नकल अकल इज इक्वल टू सफल। हमको किसी ने बताया कि टीचर ने पेपर बनाया है। मैंने कहा मैम आपसे ही कोचिंग पढ़ना, आप बहुत अच्छी टीचर हो। तो भाई उसके दिमाग में पेपर है, उसको लगेगा कि मेरा स्टूडेंट पास हो, टॉप करे। तो जो टीचर थी उन्होंने बोला कि ठीक है, पढ़ाया उन्होंने। फिर एक दिन मैंने बोला मैडम मैं बुक नहीं लाया हूँ, आपकी बुक मिल जाएगी क्या?
उन्होंने कहा नहीं मैं बुक किसी को देती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूछ ही लिया था वहाँ यूनिवर्सिटी में कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर बन गए। उन्होंने कहा हाँ। बनाएगी कहाँ से बुक से? मैंने कहा मैम बस मैं आप आज हम लोग हार्ड साथ में स्टडी करें, आज के लिए बुक दे दीजिए, मैं कल आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे दे दूंगा। जैसे ही मैडम ने बुक दी, सबसे पहले मैंने पूरी बुक की फोटो कॉपी करवाई। तुम जहां जहां टिक थे कहीं ना, भाई महिलाओं में कितनी बुद्धि होती है। अपन ने वो बुक से क्वेश्चंस निकाल लिए, 5 क्वेश्चन आने थे, 5 क्वेश्चन ऑप्शंस में रहते ना 1 2 1 2, तो अपन ने ऑप्शंस वाले टोटल अपन ने 8 क्वेश्चन याद किए, उसमें से 5 करना थे, 10 आए थे, अपन ने टॉप कर लिया। देखो मेहनत के साथ, अगर मेरा पुण्य नहीं होता तो वो टीचर नहीं मिलती मुझे। पुण्य कहां से आया? मैं प्रतिदिन पूजन अभिषेक करता था, उससे ही पुण्य आया है। तो पुण्य की क्रिया करते रहे, ये बाहर के निमित्त पुण्य क्रिया, भगवान की पूजन अभिषेक, भले ही आपके पास टाइम नहीं हो अर्घ चढ़ा के जाएं, लेकिन 15 मिनट भगवान को दें। पहली चीज, मंदिर जाके आंख बंद ना करें, भगवान को देखते रहे। अब अपन इसी पुण्य क्रिया में अंदर की चीज आते हैं। जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आपका मन अच्छा रहेगा, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा। जितना आप संक्लेशता करोगे, दूसरों से ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, चिड़चिड़ करोगे, उतना आपका पुण्य क्षीण होगा। अभी पथरिया में हम लोग सब आचार्य भगवान विराग सागर जी के पास थे, तो आचार्य श्री के गुरु भाई, मतलब हमारे लिए आचार्य श्री के साथ जो दीक्षित महाराज थे, आचार्य और भी, वो सब बैठे थे, हम लोग देख रहे थे। बड़े लोगों की बातें सुनना चाहिए। उन्होंने पूछा आचार्य श्री से कि आप ऐसी कौन सी साधना करते हो कि आपका पुण्य तेज है? आचार्य श्री बोले कि जो आपकी साधना है वही मेरी साधना है, गुण और कहां से आएंगे? यद्यपि आचार्य श्री से बड़े बड़े त्याग करने वाले साधु भी थे, जो उपवास आदि कर लेते हैं ज्यादा। आचार्य श्री ने एक बात बोली, मैं मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता, मैं अपने मन को संक्लेशता रहित रखता हूं, मैं अपने मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, ये बुराइयां नहीं रखता हूं, मैं खुश रहता हूं, इसलिए पुण्य बढ़ता है। खुश रहेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा। ये अंतरंग और बहिरंग 2 साधन किसके लिए? गुड लक। तो मेहनत, हार्ड वर्क और गुड लक इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये फॉर्मूला है आपके लिए। डिमोटिवेट नहीं होना। अगर कोई बोले इस बार नहीं निकला, बोले कोई बात नहीं, अगली बार डबल एक्सपीरियंस से देंगे, क्यों परेशान हो? और बिल्कुल ही नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे। हम कौन सा मुंह लेके घर जाएंगे? जो है वही लेके जाएंगे। लोग बोलेंगे तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, बोले हाँ हम दौड़े हैं, गिरे हैं, एक दिन जीतेंगे। तुम तो दौड़े ही नहीं, गिरे ही नहीं, क्या जीतोगे? अब याद करने की स्टोरेज कैपेसिटी, वो जो फोटो खींच के रखना है, वो ड्राइव कैसे बढ़ाएं, वो जो ड्राइव है वो कैसे बढ़ाएं, वो समझ लो। अब ध्यान के माध्यम से आप उस ड्राइव को बढ़ा सकते हो। देखो आप लोग अच्छे से बैठ जाओ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, विद इन 1 मिनट आपको बॉडी की एनर्जी हम महसूस कराते हैं। एकदम रिलैक्स बैठ जाओ आप लोग, ऐसे दोनों हाथ करो, आंख बंद नहीं करना भी, ऐसे दोनों हाथ रख लो, पैरेलल एक के सामने से एक, है ना, टिकाना नहीं, ऊपर। अब यहां पर अज्यूम करना कि लिखा है अरहम, आ हा, ऊपर रा की रेफ और बिंदी, अरहम। यहां पर अज्यूम करो लिखा है अरहम, ठीक है? अज्यूम हो के चश्मे वाले चश्मे उतार लो, दिखेगा कि नहीं? हम दिख रहे कि नहीं? चलो सुनाई तो देगा। यूं बैठ जाएं। अब हमारे साथ रिपीट करें, मैं आंख बंद कर लें, हाथ नीचे नहीं करना, हाथ हिलाना नहीं, जो जो मैं बोलूं वो करते जाना। आंख बंद कर लें, मैं बोलूंगा फिर आप रिपीट करना। दोनों हाथों के बीच में अरहम लिखा है, ध्यान रखना। अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः,
अर्हं नमः। अर्हं नमः। दोनों हाथों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट होगा। आपके अंदर की पावर जनरेट होगी दोनों हाथों से। बोलते जाएं, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः, अर्हं नमः। ओम। रुकिए। हाथ वैसे ही रखे रहें, हल्का सा 1 इंच पास लाने का प्रयास करें। भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, थोड़ी और पास लाएं। भारी हो रहा है, हिला के देखें बीच में कुछ है। हाथ वैसे ही रखना, आंख खोल लें, देखो कुछ दिख रहा क्या? हाथ वैसे ही रखना, कुछ दिख रहा क्या? हिला के देखो कुछ है कि नहीं अंदर। ऐसा करो, कुछ है, फील हो रहा कि नहीं? भारीपन, दबाव लग रहा है। दोनों हाथों को पास लाने का प्रयास कीजिए, बहुत धीरे। प्रेशर आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा? हिला के देखे कुछ है, कुछ है। जिसकी जितनी एकाग्रता होगी उसको उतनी जल्दी समझ में आएगा। फील हो रहा है? और पास लाने का प्रयास करें। कुछ भारीपन हो रहा है, कुछ है, दिख नहीं रहा, कुछ है। अब ऐसा करें, वापस करें। है, था, ये क्या था? ये आपकी एनर्जी है। ये जो एनर्जी आपके अंदर है, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। आई एनर्जी, समझ में आई? अब इसी एनर्जी को आप यूज करके अपना माइंड शार्प कर सकते हो। परमानेंट मेमोरी को बढ़ाना है। दिन में 5 मिनट बैठ करके, 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट, अर्हं नमः, यूं वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को यहां लेना। फिर अभी आप सिर पे हाथ रख के बोलिए अर्हं नमः, बोलिए बोलिए 1 मिनट। अर्हं नमः। वाइब्रेशन फील हुआ सिर पे, हल्का हल्का। अर्हं नमः। वाइब्रेशन फील हुआ। अब माथे पर लगाइए, अर्हं नमः। वाइब्रेशन आया क्या? आया कि नहीं? चलिए अच्छा, गले पे लगाइए, अर्हं नमः। आया आया, वाइब्रेशन आया, क्योंकि यहीं से निकल रहा है। अब हृदय पर लगाते हैं ना, अर्हं नमः। आया, वाइब्रेशन आया, पेट में लगाओ, बोलो अब अर्हं। आया? जिस दिन यहां पर आ जाए मतलब ध्यान की सिद्धि हो गई है। ये प्रैक्टिकल मिला आपको। यहां से चालू हो रहा है ध्यान आपका, यहां से यहां तक जाएगा पूरा। लेकिन और कोई शॉर्ट तरीका जो हम जल्दी से पकड़ लें, डेली 5 मिनट बैठ करके आपको ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करना है। ह्रीम बीजाक्षर समझते ना? हा, नीचे रा की रेफ, बड़ी ई की मात्रा और बिंदी, ह्रीम। उसको ध्यान करने का तरीका ये है, मैं आपको पहले इसका फल बता देता हूं। मैंने स्टडीज के पहले पहले ह्रीम का ध्यान किया, स्टडी के पहले 6 महीने मैंने रोज ह्रीम का ध्यान किया 1 घंटे बैठ के। पहले हमारी स्टोरेज बढ़ गई, फिर हमने पढ़ाई चालू करी। आप मानोगे तो बताऊं, जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया उसके पहले मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने ध्यान सीख लिया और ध्यान की सिद्धि कर ली, स्टोरेज कैपेसिटी बन गई। अब क्या होता है, प्राकृत भाषा का जो कोर्स होता है पंडित जी, लगभग 2.5-3 साल का है, हमने 7 दिन में पूरा किया था, सेल्फ स्टडी करके। एक शासन शिलालेख का कोर्स आता है, पुरानी जो कन्नड़ होती है, हाड़े कन्नड़, जितनी लिपियां होती हैं जिनमें ग्रंथ लिखे, प्राचीन लिपियां,
उनका कोर्स होता है, वो 3 साल का कोर्स है, हमने उसको 13 दिन में पूरा किया था। कैसे हुआ? हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी थी, हम रखते गए। अगर आपको कोई 100 कमरा भर के माल दे दे कि भाई अगले महीने जो बिके तो ठीक, तो वापस कर देना, रखोगे कहाँ? तुम्हारे पास कमरे ही नहीं है, तो आप बोलोगे भैया हम नहीं कर पाएंगे। कमरे तो बनाओ, माल आएगा। अब वो कमरा कैसे बनाना, देखिए, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। ब्रेन एक है, उसके 2 हिस्से हैं, है ना? आप जो डॉक्टर बन रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, ब्रेन के कितने हिस्से हैं? दोनों ब्रेन कितने % जुड़े हुए हैं? 0.00 समथिंग %। ये दोनों दिमाग पूरे जुड़ जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। साइंटिफिक तरीके से कह रहा हूं। अब लेफ्ट ब्रेन की जो आर्टरीज और वेन्स है वो सब यहां से आके वापस जाती हैं, और जो राइट ब्रेन की वो यहां से आके वापस जाती हैं, उंगलियों तक पहुंचती हैं वो। अब आप देखो, आपको फिर से प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं। आपकी ताकत, आपके दिमाग की, दोनों हाथ यूं करें, दोनों उंगलियों को, ये सर्वतोभद्र मुद्रा कहलाती है, ठीक है? उंगलियों की टिप्स को जोड़ना है। जोड़ने के पहले क्या करना है? ह्रीम 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 नमः, ह्रीम 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 नमः, ह्रीम 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 नमः, ऐसा बैठ जाएं। जब आप स्टडीज कर रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, आप देखो जितने वैज्ञानिक होते हैं या बड़े लोग होते हैं, उनकी फोटो यूं ही मिलती है, ऐसे बैठे मिलती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आके अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए, ऐसा बैठ करके 5 मिनट, 3 घंटे की पढ़ाई आधा घंटे में। ह्रीम 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 नमः, ये जो है ना मंत्र, बैठ करके चिंतन करें, ह्रीम 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 नमः। और सुनिए, इधर देखिए कैसे करें। बैठ करके आंख बंद करके सोचें कि आकाश में से एक चमकता हुआ स्वर्ण का, हीरे का जड़ा हुआ ह्रीम मेरे यहाँ मस्तिष्क पर ऊपर आके, आंखों पे जहाँ तिलक लगाते ना, यहाँ पर आके टिक गया है। अब बैठ के रोज यहाँ पर ध्यान करें, ह्रीम 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 नमः, 5 मिनट बस। स्टार्टिंग में 2 मिनट, मन लग जाए तो 5 मिनट, इससे ऊपर लग जाए तो और अच्छा है। और अभी आप ऐसे ही बैठना 5 मिनट, जब तक मैं कह रहा हूं। ह्रीम 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 नमः को जो ध्यान करेगा, कुछ देर बाद आपको उंगलियों में ब्लिंकिंग्स होगी, फिर थोड़ी देर बाद ब्लिंकिंग्स होगी, ब्लिंकिंग के बाद आपको हाथ हटाने की इच्छा नहीं होगी। 15-20 मिनट बैठने के बाद, अभ्यास के बाद, ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही बैठ के सुनते रहे, तो इससे आपकी दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। हार्ड वर्क, गुड लक इज इक्वल्स टू सक्सेस। इसका ध्यान रखें। और एक बात और बोलता हूं, अपन धार्मिकता भी ना छोड़ें। पैसा अपनी जगह है, डिग्री अपनी जगह है, धर्म हमारा अपनी जगह है। एक नियम आप जरूर लें कि मैं शादी करूंगी या शादी करूंगा तो जैन कुल में ही करूंगा, इतना सा नियम। फर्स्ट, ये गुरु दक्षिणा, आज के सेशन की गुरु दक्षिणा। और दूसरी चीज, आत्महत्या नहीं करेंगे। हम रहेंगे तभी तो जीतेंगे, हम नहीं रहेंगे तो कैसे जीतेंगे? 2 नियम लेके जाओगे पक्का, ये 2 नियम लेके जाना, जैन कुल में शादी और आत्महत्या नहीं करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर कर ले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि ध्यान करना है, पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट, तो जब हम ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं, तो अंदर बहुत सारे मतलब थॉट्स आते जाते हैं, तो उनको कैसे कोई बात नहीं, सुनिए, इनका कहना है कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो चीजें भी आएंगी जो कभी 10 साल से याद ना आई हों। कोई बात नहीं, जब कभी आप फोन में बात कर रहे हो अपनी मम्मी से, अथवा किसी की नई नई शादी हुई क्या, या जिसकी हुई हो शादी के पहले फोन में बात की हो, क्यों संदीप की है? नहीं की? नहीं करी। जिन्होंने शादी के पहले फोन में बात करी किसी ने? हाँ की है। अब आप देखना, फोन यहां लगाए हो, आप छत पर घूम रहे हो, कितने लोग आपके आसपास से निकल गए, आप गार्डन में घूम रहे हो, आपको कुछ नहीं दिखता।
आपको कुछ नहीं दिखता कि किससे बात कर रहे हो, सही है? किसी की आवाज सुनाई देती, आपको मर्सिडीज कार नहीं दिखती, नीचे अगर गड्डी पड़ी हो 500 के नोट की वो भी नहीं दिखती, क्योंकि आपका मन वहां है। बस जब आप ध्यान करने बैठे तो बहुत सारी चीजें आएंगी पीछे से, तो क्या करना, एक बार उनको देखने से, आप ध्यान करने बैठे हो और मन में आ रहा है कि आज मैगी खाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोचना कि मैगी तो कल फिर खा लेंगे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी ध्यान करना है। एक बार उससे मिल आओ, उसको भगाओगे तो फिर वापस आएगा वो। एक बार उससे मिल के आओ कि नहीं देखो 10 मिनट बाद बात करते हैं, फिर ध्यान करते रहना, आपका ध्यान चलता रहेगा, पीछे से वो चीजें जाती रहेंगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय 10-15 दिन का लगेगा। यही सोचना, जब वो बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, वो अपना काम नहीं छोड़ रही, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं, मैं ध्यान करूंगी, तुम जो लगे सो करो, ऐसा समझिए। और किसी का प्रश्न हो तो? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एसएसटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, तो मैं कितनी भी बार पढ़ लूँ मेरे को याद नहीं होते कभी। याद नहीं करना बेटा, समझना है। अगर याद करके लिखोगे तो तुमने दूसरे का लिखा है, और एसएसटी जो है उसका जीवन से कोई संबंध है क्या? तो पास होने के लिए पढ़ना है, अपन को गुण सीखना है, गाथा नहीं सीखना। सुनो सुनो, इतना बड़ा आंसर है, कौन याद करेगा? उसका मीनिंग याद कर लो, उसका भाव याद कर लो। रावण, सीता, लक्ष्मण। रावण ने सीता का हरण किया, लक्ष्मण और राम गए सीता को छुड़ा के ले आए। कहानी इतनी सी तो है, और इतनी बड़ी लिख गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो याद करो, फिर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना, कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने जब एमबीए किया तो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, फलाना एस डब्ल्यू विल, मार्क एस वॉक, तो भैया उस राइटर की हम डेफिनेशन हम क्यों याद करें? हम अपनी डेफिनेशन बनाते थे, नाम उसका लिख देते थे। मैडम ने एक बार बोला ये क्या है, ये राइटर डेफिनेशन। मैंने कहा आप देखो डेफिनेशन सही है कि नहीं। बोले डेफिनेशन सही, तो मैंने कहा आपको क्या करना, नंबर दो ना आप डेफिनेशन से, कहने वाले से क्या करना, आम खाओ ना आप तो। चलिए, दोस्ती उस व्यक्ति से हो जो आपको आप रहने दे। हाँ, बहुत छोटी परिभाषा कह रहा हूं, जो आपको आप ना रहने दे वो दोस्ती नहीं दुश्मनी है। जैसे आप हो, आपको बदले ना आपको नीचे ले जाए ना आपको ऊपर ले जाए, वो आपको आपके पास तक ले जाए, वो सच्चा दोस्त है। और वो जो आपको आपसे दूर ले जा रहा है, आपको आपके अपनों से दूर ले जा रहा है, वो दोस्ती नहीं है, वो तो गिरावट है। और बाकी मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी समझदार हैं, वो पहले दोस्ती होती है फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्ती जरूरी है जीवन में। अगर दोस्त नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए एक शब्द है प्यार, उस प्यार शब्द को वल्गैरिटी में ले गई दुनिया। वो प्यार वल्गैरिटी नहीं है। प्यार तो माता पिता से भी करते हैं, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने गुरु से जितना प्यार करते हैं शायद कोई करता हो। लेकिन मेरा कहना है उस प्यार को आप वल्गैरिटी में ना ले। प्यार यानी प्रेम, प्रेम यानी प्रीति। दोस्त उसी को बनाए जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, जो आपके जीवन में दुख बढ़ा दे, उसको दोस्त नहीं है। तो दोस्ती का एक मतलब है। एक बात इसके अलावा और है, सच्चा दोस्त कौन है? जो आपके गिरने पर आपको बचा ले, वो सच्चा दोस्त है। जो आपको भी ले डूबे, वो सच्चा दोस्त नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और गुरुदेव, आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज स्त्रियों को दीक्षा क्यों नहीं देते? बहुत अच्छी बात देखिए कि आचार्य श्री ने जिस निमित्त से त्याग किया था उस दिन मैं वहीं था। मैं ब्रह्मचारी था। 26 अप्रैल 2010 की बात है। ककरेटी गांव है एमपी में, पन्ना के पास। वहां आचार्य श्री ने स्त्रियों को दीक्षा देने का त्याग किया। पहले उनका त्याग नहीं था और किसी कारण से उन्होंने 2 लोगों को झगड़ते देखा। फिर उन्होंने नियोग, उन्होंने कहा भैया मैं विशुद्धि को नहीं कहूंगा, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि इनको संभालूंगा कि खुद को संभालूंगा। अब मैंने फिर गुरुजी से पूछा, क्योंकि जो उनका नियम था वही नियम हम भी ले चुके हैं 2014 में। तो मैंने नियम क्यों लिया? मैंने ये सोच के लिया कि आप में तो योग्यता है, हम ही अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि उनको संभालना बहुत कठिन है।
उनको जो माता जी वगैरह हैं उनको संभालना बहुत कठिन है, और हम उस अभी अवस्था में नहीं है कि हम उनको दीक्षा दें। आचार्य श्री यद्यपि प्रौढ़ हैं, ज्ञानी हैं, चारित्र युक्त हैं, फिर भी अगर आचार्य श्री आज आर्यिका दीक्षा देते तो 200 के ऊपर होती, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, आप आर्यिका माँ से दीक्षा लें, क्योंकि उनके पास युवा युवा साधु हैं। जी अगर कहीं अनुशासन विहीन ना हो जाए, पहली चीज। और दूसरी मुख्य चीज, महिलाओं को संभालना बहुत कठिन काम है भैया। नमस्ते महाराज श्री, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो हम लोग भी हॉस्टल रन करते हैं कोटा में, गर्ल्स हॉस्टल। तो हमारा इंडिया का फर्स्ट हॉस्टल है कि हम लोग ने हमारे काउंसलर्स रखे हुए हैं जो बच्चों को टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं। बट जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तब उनका पैटर्न अलग रहता है, और कुछ टाइम काउंसलिंग लेने के बाद उनका पैटर्न चेंज हो जाता है, या उनके ऊपर जब एग्जाम पास में रहता है तो प्रेशर उनके ऊपर दूसरी तरीका रहता है। और जो हमको इसमें फाइंडिंग हुई है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं वो पढ़ाई से नहीं है। एक तो पेरेंट्स के स्ट्रेस से हैं, जो पेरेंट्स उनको स्ट्रेस देते हैं, पेरेंट्स भी नहीं, रिलेटिव ज़्यादा देते हैं। और दूसरा, उनको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वो उसमें ही लूप में अटक जाते हैं और फिर खुद को डिसोशलाइज करते हैं, रूम में ही बंद रहते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते और फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। और दूसरा मेरा फ़ोन एडिक्शन से ही है। पहला देखिए कि पेरेंट्स का प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स से ज़्यादा प्रेशर जो है वो रिलेटिव्स का है, गांव के लोगों का है। मेरा सोचना है कि ना उनका अपनी ज़िंदगी से कोई लेना देना है, वो तो मरे भी आए जरूरी नहीं है, तो उनके लिए क्यों मरे। सो दूसरी चीज़ कि अगर कोई पेरेंट्स या फिर कोई आपका रिलेटिव ज़्यादा फोर्स करता है, उसको फ़ोन लगाएं। वो बोले ना कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, और माँ बताए कि मौसी पूछ रही थी, उनको फ़ोन लगाएं बिल्कुल दम से। बोलना, उनसे पूछना, हेलो, बोलेंगे हाँ, बोलना आपको हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है, हम पढ़ें कि ना पढ़ें। आप अपने पर ध्यान दें जिसमें सार है, और दोबारा हमारे माता पिता को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े तो रोटी बनाना आता है, बर्तन धोना आता है, घर चला लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, बोलो। और अगर नहीं बोल सकते उनको तो मन में सोचना पागल है साला। अब आते हैं आपके सेकंड प्रश्न, वो जो रिलेशनशिप की बात है, माता पिता ही गलती है, वो स्वयं दोस्त बन के नहीं रहते। बाहर बच्चे आए हैं, घर पर भी हैं, तो माता पिता को चाहिए कि वो दोस्त बन जाएं। बच्चे बाहर दोस्त नहीं खोजेंगे, जैसे वो उनकी उम्र है वैसा माता पिता उनके साथ व्यवहार करें, उसके भाई बहन वैसा व्यवहार करें, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं आगे। और तीसरा महाराज जी, जो रील्स का एडिक्शन है, मतलब हम लोग रील्स छोड़ने के लिए बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ टाइम छोड़ रहे हैं, बट अगेन उस लूप में फंस जाते हैं बार बार। रील्स देखने के लिए, छोड़ने के लिए रील्स देख रहे हैं, वाह क्या बात है भाई साहब। कोई वीडियो- बात नहीं, हो रहा है, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। जिसको लक्ष्य नहीं चाहना प्राप्त करना है वो यही करेगा। ध्यान रखना, घर से निकले 1 लाख बच्चे जो पढ़ने के लिए हैं, उसमें से 10-20 हज़ार जो पढ़ने निकले हैं, बाकी लाइफ एंजॉय करने ही निकले हैं। आप उन 10-20 हज़ार 10-20% वालों में हो कि 80% वाले में हो, ये बच्चे को डिसाइड करना है। मुझे एक मालूम चला कि एक लड़की एक ऐसे लड़के के साथ भागने वाली थी जो मांस आदि खाता है, बाकी आप समझ जाओ। मैंने उसके माता पिता को विथ फोटो उसकी रिपोर्ट दी। ये बात 15 साल पुरानी है, विथ रिपोर्ट कि यहाँ बैठी है, यहाँ ये खा रही है। माता पिता कहते हैं हमको अपनी बेटी पर भरोसा, तुम अपना काम करो। पहला आंसर, हाँ, उन्होंने बोल दिया अपना काम करो, हम क्या करेंगे उसमें। फिर सेकंड में उस लड़की से बोला कि वो मांस खाता है, तुम भी खाओगी क्या? बोले हम खाऊंगी क्या, मैं तो खाती हूं। अब क्या कर सकते हैं, कि 15 साल पुरानी बात है, आज का क्या परिवेश है आप समझ सकते हो। जिनको सुधारना उनको सुधार सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग जरूर करें। अपन प्रयास करते रहें कि जो बच सकते हो। वो जो कमरे में बंद होकर के फ़ोन चलाने वाली बात है, स्वयं को स्वयं से मोटिवेटेड करें। रील्स देखने का, फ़ोन देखने का मना नहीं है, आप वही देखो जो आपकी स्टडीज से, आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके लक्ष्य से रिलेटेड है, वही देखो ना। कौन मना कर रहा है? फ़ोन देखने के लिए मना नहीं। मैंने बोला ना, आप गाने सुनो, फ़ोन देखो। आपको लगता है 15 मिनट बाहर घूमना है, घूमो। आपको लगता है कि लड़ना है, किसी से कबड्डी खेलना है, खेलो, लेकिन अपनी स्टडीज से बाहर नहीं। उसी क्राइटेरिया के आप रील्स देखो, किसी को मना नहीं कर सकते आप। तो वो आदत बन चुकी है, क्यों ना अपन उस आदत को बदल दिया जाए। बाकी जिसको करना है वो जरूर करेगा, ऐसा समझना। नमस्ते गुरुदेव।
भाई छोटा सा निवेदन माता पिता के लिए, उसको भी समझ लें। माता पिता बच्चे को इतना प्रेशराइज्ड करते हैं कि बच्चा पागल हो जाता है। बेटा तुम्हारा पैकेज क्या रहेगा? बच्चे से कहना है पैकेज नहीं, अपने आप को संभालें। अगर पैकेज के चक्कर में गए और बुद्धि खराब हो गई तो क्या करेंगे? सभी को अलर्ट होने की आवश्यकता है। कुल मिला के बात यह है, माता पिता ज़्यादा प्रेशर ना दें। बच्चा कीमती है, पढ़ाई और पैसा कीमती नहीं है। मेरे से दो समस्याएं हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में अधिकांश आती है। जब पेपर हमारे बहुत नज़दीक आते हैं तो 10-20 दिन का वो जो टाइम होता है पेपर के आने का, हमने पढ़ा बहुत है, मेहनत बहुत की है, वो सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, सारी सब्जेक्ट। और जब पेपर हमारे हाथ में होता है तो वो प्रेजेंट ऑफ माइंड 2.5 घंटे 3 घंटे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बहुत अच्छे से हम उतना 100% नहीं दे पाते। हमें परीक्षा से आने के बाद लगता है कि जितना हमें देना चाहिए था हम नहीं दे पाए। इन दोनों को कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले एग्जाम के एक दिन पहले से इतना ना पढ़ें। एग्जाम जो आपका एग्जाम है, आज एग्जाम है तो कल आप रात को पर्याप्त नींद लें। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई ना करें, रिवीजन करें। और अगर आप चाहते हो कि आप विषय को अंदर तक समझ जाओ तो ऐसे पढ़ो कि मुझे कल पढ़ाना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? पढ़ाऊंगा तब जब मैं पढ़ लूंगा। और अब पढ़ाने लायक हो जाओगे तो फिर एग्जाम देने की कोई बात ही नहीं है। ये चीज़ है। और विशेष बात, जब प्रेशर होता है पहले कम से कम नींद पूरी करें। नींद पूरी करेंगे तो जल्दी रिकॉल होगा, फ्रेश रहें। और एग्जामिनेशन हॉल में आप गए और आपने क्वेश्चन पेपर देखा, हो ये तो पढ़ा ही नहीं है, इस प्रेशर ने आपके पूरे एग्जाम क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए। क्या करें? सुनिए, जो बनता है वो करते जाएं, जो बन रहा है वो करते जाएं, जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते जाएं। कम से कम जो बन रहा है उसके नंबर तो मिलेंगे। फिर इसके बाद बाकी चीज़ भी आपको रिकॉल होगी। मेरा पैटर्न ये था, आपका आप जानो। मैं घर से एग्ज़ाम देने जाता था 17 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी में, तो बढ़िया गाड़ी में बैठ करके सिर्फ जो 17 किलोमीटर थे, जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैं सब्जेक्ट देखता था कि ये सब्जेक्ट है, ये इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये टॉपिक इसमें ये था। जो फोल्डर्स थे ना वो रिपीट करता था। और पेपर्स रखे गाड़ी की डिक्की में और पेड़ के नीचे लगाई गाड़ी। और बहुत सुंदर एक भजनकार हैं जगजीत सिंह, उनके हमने 2-3 गाने सुने, फिर एग्जाम देने गए। माइंड को कूल रखो तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठंडे रखो तो प्रेशर नहीं आएगा। और किसी का प्रश्न है तो फिर अपन चलते हैं। आप माइक पर बोलिए। हम भी बच्चों को समझाते हैं, मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, मेरे बच्चे बढ़िया जॉब में भी हैं, फिर भी अभी भी टेंशन में हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने भी अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले पढ़ने का मुझे शौक है, एमए दिया। कहती मैं भी अपने बच्चों को यही हूँ जो आप कह रहे थे अभी, कि एग्ज़ाम से पहले सो जाओ। कहती उनको हूँ, लेकिन मैं अपना भी बता रही हूँ। जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ, 3 साल पहले भी एग्ज़ाम देने गई, उससे पहले जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, पूरा जो भी पढ़ा होता है वो दिमाग में चलता है, सो नहीं पाते। एग्जाम तो देने जाना ही होता है, जो होते हैं बच्चों को कहते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन रील की तरह किताब चलती है, नंबर तो अच्छे आते कोई हैं। बात नहीं, सुनिए, ये भी कोई समस्या नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपने उसको पहले से गाड़ी को मंदा नहीं किया। पहले से ही गाड़ी को बंद करने के पहले मंदा करना पड़ेगा। सामने ब्रेकर है तो वहां ब्रेक नहीं लगाओगे आप, स्पीड को यहीं स्लो करना है। एग्जाम के 5 दिन पहले से रिलैक्स होना चालू करें, तब जाकर के आप सो पाएंगे। मैं तो एग्जाम के पहले ज़्यादा सिर दुखे तो मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में ही सो जाता था। मैंने कहा मैडम अभी तो मैं सोऊंगा। ये आपको अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि देख तुझे सोना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और कहने के साथ साथ उसको अभ्यास में भी लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन और कल किसी को पूछना है कुछ? नमस्ते महाराज जी, मैं पूछ रहा था कि बिजनेस में हार्ड वर्क भी करें और गुड लक भी करें, तो बिजनेस सफलता कैसे पाए हम लोग? बस यही, हार्ड वर्क और गुड लक दोनों। लेकिन अभी गुड लक आपका चल नहीं रहा ना, दोनों में से कुछ तो कम है। वो क्यों कम है वो आप खोजिए। पूर्वकृत कर्म है कि वर्तमान का पुरुषार्थ कम है, कहीं ना कहीं तो है। बिजनेस की आप बात करते हैं, देखिए भक्तांबर विधान है, प्रतिदिन भक्तांबर विधान करें। मात्र 48 दिन आप भक्तांबर विधान करें, आप बोलेंगे महाराज जी पता नहीं क्या हो गया है।
पुण्य बढ़ेगा, सब होगा। और जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनसे कहना है, ओनली डोंट वर्क फॉर जॉब, वर्क फॉर योर एक्सपीरियंस। केवल आप जॉब के चक्कर में ना भागें, मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब करना है, तुम्हें नौकर बनना है, हमको मालिक बनना है, हम सीख करके मालिक बनेंगे, ऐसा सोचना शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की